नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने का और वक्त है हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरी दिन के बाद का। तो रात 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई है। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी अभियान चलाएगी। बीजेपी के महामंत्री शरदेंदु तिवारी का बयान आया है। मोर्चा के अलग अलग अभियान चलेंगे, बूथ विस्तार का अभियान चलेगा, लाडली बहना का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाएगा। युवा रोजगार समेत सभी योजनाओं का भी प्रचार होगा। 25 सितंबर को बड़े स्तर पर कार्यकर्ता महाकुंभ मनाया जाएगा। कोर कमेटी में उम्मीदवारों की को लेकर भी चर्चा नहीं हुई। पखांजूर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे अरेस्ट किया। गट्टा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर आपको पखांजूर से बता रहे हैं, जहां पर इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख का इस पर इनाम था। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने इसे अरेस्ट किया है। बड़ी खबर पखांजूर से बता रहे हैं, जहां एक बड़ी सफलता हुई। गट्टा थाना क्षेत्र में इनामी नक्सली को अरेस्ट किया गया है। 2 लाख रुपए का इस नक्सली पर इनाम था। सागर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर शराबी ने हंगामा किया। पटरी पर लेटकर आत्महत्या की वो कोशिश कर रहा था। लोगों ने ट्रेन गुजरने तक शराबी को पकड़कर रोके रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोती नगर के राहतगढ़ बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग की घटना है और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वायरल हो रही है। तो सागर से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रेल की पटरी पर एक शराबी बैठ गया। लोगों ने पकड़ के रखे रखा जब तक ट्रेन गुजर नहीं गई। जमकर हंगामा किया। रेलवे क्रॉसिंग पर शराबी ने हंगामा किया। तस्वीर देखिए आप, ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं उसके अंदर शराबी नजर आ रहा है। किस तरीके से रेल पटरी पर लेट गया, बैठ गया। फिर लोगों ने उसे समझाइश दी लेकिन वो नहीं उठा। इसी दौरान जब ट्रेन आ रही थी तो लोगों ने उसे वहां से उठाया और ट्रेन के गुजरने तक पकड़े रखा। मोती नगर के राहतगढ़ बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग की एक घटना है, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। खरगोन से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर प्रसिद्ध प्राचीन मोती बाबा मंदिर में चोरी हो गई। अज्ञात चोर ने मंदिर की दान पेटी से चोरी की है। दान पेटी से करीब 5000 रुपए की चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जो कि आप देख रहे हैं। बीकनगांव थाना क्षेत्र की घटना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चोर ने यहां पर ताला तोड़ा और इस दान पेटी से 5000 रुपए ले उड़ा। तो मंदिर में चोरी की वारदात आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में तस्वीर सामने है। खरगोन में एक मंदिर में किस तरीके से चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। प्रसिद्ध प्राचीन मोती बाबा मंदिर में उसने चोरी की। देखिए, बकायदा वो मंदिर में प्रवेश उसने किया और दान पेटी के ताले को उसने रॉड लगाकर तोड़ दिया और 5000 रुपए ले उड़ा। तो ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है, जो आप देख रहे हैं खरगोन से, जहां पर प्रसिद्ध प्राचीन मोती बाबा मंदिर में चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से दान पेटी के ऊपर से वो चढ़कर दान पेटी के पीछे आया जहां ताला लगा हुआ था। उसके बाद उसने एक रॉड से ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो 5000 रुपए ये चोर ले उड़ा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था पर दिए अपने विवादित बयान को स्पष्ट किया है। जबलपुर में मोहन भागवत ने कहा कि उस देश में भगवान जातिवाद लेकर नहीं आए।
श्री कृष्ण के गीता में कहे श्लोक को पढ़ते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने सिर्फ वर्ण व्यवस्था दी थी जो गुणधर्म पर आधारित थी, लेकिन समाज बीमारी के रूप में जातिवाद का शिकार हो गया। दरअसल मोहन भागवत जगत गुरु रामानंदाचार्य व्याख्यान माला में बोल रहे थे और जबलपुर के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि देश में सबको हजारों साल पुरानी ऊंच नीच की बीमारी लग गई है, जिससे धीरे धीरे ही सही पर अब इसे खत्म करना ही होगा। बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से ही आरएसएस हिंदुओं को एकजुट करने अपना पहला मकसद इसे मानता है, लेकिन खुद सरसंघचालक का मानना है कि जब तक जातियों में बटे हिंदुओं के बीच समरसता नहीं आएगी तब तक हिंदुओं का एकजुट होना निरर्थक है। ये लोगों को जात पात की दृष्टि से देखने की, ऊंच नीच की दृष्टि से देखने की ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि की आदत हजारों साल की हो गई, अपने आप की आदत बनी। ये जो 1000 वर्ष की बीमारी है सबको लगी है, इसलिए अपने घर वालों को मैं समझाऊं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपने झंडे के सहारे हाथ के पंजे को घर घर तक पहुंचाने का अभियान चलाने वाली है। इसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं के घरों, वाहनों और संस्थानों पर झंडा लगाकर होगी। बता दें कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर हर साल घर घर तिरंगा अभियान चलाती रही है। इसके तहत तिरंगे के साथ कमल के फूल वाले 2 रंगी झंडे भी घर घर लगाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भारतीय नववर्ष पर घर घर भगवा फहराता है। तो लेके ही घूमते हैं, लगाएंगे भी, लेके भी घूमेंगे और जगह जगह लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे। चलेगा कांग्रेस का झंडा, ये बीजेपी के झंडे का समय समाप्त, अब चलेगा कांग्रेस का झंडा। बहुत स्पष्ट है कि ये भी अभियान का वही हश्न होगा जो पूर्व के सभी अभियानों का हुआ है। ट्विटर से शुरू होकर कमलनाथ जी के ड्राइंग रूम में समाप्ति। कांग्रेस पार्टी है वो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपने जो उनका झंडा है पार्टी का, उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी में झंडा लगाएंगे, कार्यकर्ताओं के घर पर झंडा लगाएंगे। अब वो उनका झंडा अभियान कितना सफल हो पाता, कितना वो चुनाव में संचार कर पाता, कितना उत्साह भर पाता कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकार जातिगत वोट बैंक साधने और सभी तबके को मनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस 1 मई को मजदूर दिवस पर भोपाल में एक आम सभा आयोजित करने की तैयारी में है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि कांग्रेस मजदूर दिवस पर राजधानी के गोविंदपुरा विधानसभा में आने वाले भेल यूनिवर्सिटी एरिया के पास एक बड़ी आम सभा आयोजित करेगी। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे। सभा में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग को भी आमंत्रित किया गया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ दूसरों के कार्यक्रमों में घुसकर अपना राग अलाप रही है। कांग्रेस के बैनर तले कोई भी संगठन आने को तैयार नहीं है। क्योंकि भोपाल में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर श्रमिक लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सारे गोविंदपुरा क्षेत्र के और हमारे कांग्रेस के जितने साथी हैं वो सभी लोग उसमें शामिल रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के बीच में जाकर बात करना ये एक अच्छी पहल है कमलनाथ जी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ये अपने आह्वान पर, अपने दम पर भीड़ नहीं जुटा सकते, जनता नहीं जुटा सकते, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं कर सकते। इस वजह से ये छद्म वेश धर के अलग अलग संगठनों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें घुसने का प्रयास करते हैं। भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक से पहले बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में 14 वरिष्ठ नेताओं की ओर से जमीनी कार्यकर्ताओं से लिया गया फीडबैक रखा गया, जिसमें बताया गया कि सुनवाई नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज हैं। विधायकों और दावेदारों से कार्यकर्ता रूठे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट का हिस्सा रहे नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जिन सीटों पर सिंधिया समर्थक आए वहां भी भीतरघात का फीडबैक मिला है। इसके साथ ही 65 साल के फार्मूले को लेकर भी कार्यकर्ताओं में असमंजस है।
हमें ऐसा लगता है कि समाज में जो कुछ भी इस समय मुद्दे हैं, जो कुछ भी बातें हैं, वो पार्टी को पता रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली नीतियां बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सरकार को भी नीति बनाना चाहिए और सर्वांगीण कल्याण का रास्ता इसी से निकलता है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाले आदिवासी युवाओं के संगठन जैस में दो फाड़ हो गई। पिछले दिनों भोपाल में हुई कार्यकारिणी की बैठक में जैस के एक गुट ने विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को साइडलाइन कर दिया था। डॉक्टर हीरालाल अलावा गुट ने भोपाल में अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया और अपने गुट को ही वास्तविक जैस गुट बताया। वहीं IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने दूसरे गुट पर करारा तंज भी कसा है। जैस प्रमुख हीरालाल अलावा मेरे साथ हैं। आज जैस की कार्यकारिणी की बैठक है। हीरालाल अलावा जी, क्या आप लोगों की बैठक में निर्णय हुए और बैठक का बुलाने का उद्देश्य क्या है? जी, बैठक 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए युवाओं की भागीदारी विधानसभा चुनाव में कितनी होनी चाहिए और पढ़े लिखे आदिवासी युवा जो अभी तक समाज की बात तो करते रहे लेकिन विधानसभा और लोकसभा में कैसे पहुंचे, इस पर ये मंथन चल रहा है। साथ में विधानसभा में पहुंचने के लिए जैस की ओर से कौन कौन से ऐसे मुद्दे होना चाहिए, घोषणा पत्र में ऐसे होना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही है। और निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में जैस मिशन युवा नेतृत्व के तहत नए युवा विधानसभा में पहुँचेंगे। कुछ दिन पहले एक और बैठक हुई थी, उन लोगों ने कहा था कि हम जो जैस के प्रमुख हकदार हैं, हमारी पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई साठगांठ नहीं है, हम लोग जैस वाले हैं। जी, बिल्कुल, सभी लोग हमारे अपने लोग हैं और यह बात अलग है कि वो लोग जो ग्रुप था वो टोटली सामाजिक ग्रुप है। उन्होंने जीवन भर सामाजिक रहने का संकल्प भी लिया हुआ है। बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे जो आप लोगों के साथ नहीं लेकिन वो आप लोगों के खिलाफ? बाकी लोगों के जो सामाजिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सामाजिक रहे, उनका सहयोग भी हमको मिले, क्योंकि इस व्यवस्था में समाज में रहना भी जरूरी है, राजनीति में रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर बोले कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे तो उनके अनुसार विधानसभा में पहुंचकर जो नियम और नीतियां बनेगी कौन बनाएगा, उसका काम हम लोग करेंगे। तो हमको उनका भी सहयोग चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो भी भले सामाजिक रहे लेकिन सहयोग करें। हम हीरालाल अलावा जी का दावा है कि जैस आदिवासी संगठन उनकी मेहनत से बना है और जो अन्य जो संगठन जो दावा कर रहे हैं वो सामाजिक संगठन है, लेकिन 230 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों पर जैस अपनी चुनावी तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर नगर निगम के बजट सत्र में बजट को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा देखने को मिल रही है। मंगलवार को बुलाई गई बैठक में सत्ताधारी पार्षद और विपक्ष के बीच सारे दिन हंगामा हुआ। पूरी बैठक में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। विपक्ष ने जहां आरोप लगाया कि नगर निगम भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सदन में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। उधर महापौर का कहना है कि नए पार्षद हैं, कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ऐसे शब्दों को अनदेखा कर शहर का विकास करना है। जनता को उसके एवज में कोई भी ऐसी शासकीय शिक्षा को लेकर सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे कि इमारतों को लेकर बिल्डिंग्स, उनकी बाउंड्री वॉल्स, बच्चों को शुद्ध पेयजल और उनके बैठने की उचित व्यवस्था, जो कि वहाँ बिल्कुल भी सुनिश्चित तरीके से नहीं मिल पाती है। सदन के अंदर जब ये बोला जा रहा है, उनकी एक MIC मेंबर है, महिला पार्षद है, उन्होंने ये कहा कि सब महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। ये कौन सी बात हुई? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको प्रेरणा ऊपर से मिलती है। इनके जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की महंगाई राहत का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच DA में 5% के अंतर को कम करने 4% बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किए। पेंशनर्स का कहना है कि हर बार छत्तीसगढ़ का बहाना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार महंगाई राहत नहीं बढ़ाती है और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी जबानी जंग चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ आज भी कर्मचारियों को 34% DR ही मिल रहा है और पेंशनरों को 33% मिल रहा है। तो आज हमें
हम ये मांग कर रहे हैं बार बार। अभी नर्मदापुरम में भी हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी मांग रखी थी कि आप जो मध्य प्रदेश शासन 76% देती है तो कम से कम वो 76% ही हम लोगों को दे दो। सरकार करोड़ों रुपयों पे फ्रंट पेज के विज्ञापन दे रही है, करोड़ों रुपयों के, उसके लिए पैसा है, डीआर के लिए पैसा नहीं है। जो विज्ञापन आ रहे हैं उसके लिए क्या छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा है? कानूनी कोई बाध्यता है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जब विभाजन हुआ था उस समय की जो बाध्यता है, जो धारा है, उसके तहत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही अगर छत्तीसगढ़ सरकार वाला अवरोध दूर हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार डीआर बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि लगातार इस विषय को लेकर, क्योंकि डीए छत्तीसगढ़ में बढ़ा दिया गया, इसे लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत हो रहा है और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से जो जवाब मांगा गया था उस पर छत्तीसगढ़ अभी कुछ नहीं कहा है। इंदौर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर बावड़ी हादसे में 36 मौत के मामले में नोटिस जारी हुआ है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव, इंदौर कलेक्टर, आईडीए, अपर कलेक्टर को यह नोटिस जारी किया गया है। जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच कमेटी को भी नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने गठित मजिस्ट्रियल जांच कमेटी को निष्पक्ष नहीं माना है। 4 हफ्ते में अब जवाब देना होगा। दीपक यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, का बहुचर्चित ये मामला था, फिलहाल क्या नोटिस जारी हुआ इसमें? दरअसल ये बहुचर्चित मामले में 4 जनहित याचिका लगी थी, जिसमें कि 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज अलग अलग जो जिम्मेदार हैं, 36 मौतों के जिम्मेदार, उनको नोटिस जारी किया, जिसमें कि मुख्य सचिव हैं, इसके अलावा इंदौर कलेक्टर हैं, निगम आयुक्त, अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेड़ेकर जो कि इस मजिस्ट्रियल जांच के प्रभारी थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया है और 4 हफ्ते में सभी से जवाब मांगा गया है कि आखिर यहाँ पर ये हादसा किस वजह से हुआ था, किसकी जिम्मेदारी है। और इसी पूरे मामले में लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि जो कलेक्टर के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की गई थी उसको भी निष्पक्ष माना है हाईकोर्ट ने। चलिए दीपक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।